ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको यहाँ पर हेडिंग डालनी है टाइप्स ऑफ रिलेशंस। बेटा जो बच्चे लेट ज्वाइन किए हैं तो टाइम पे ज्वाइन किया करिए, क्योंकि बार बार आप एक ही चीज पूछ रहे हैं। तो टॉपिक का नाम है बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशंस। तो मैं आपको बच्चों यहाँ पे टाइप्स ऑफ रिलेशन यहाँ पे कंटिन्यू कर रहा हूँ। ठीक है बच्चों, तो जिनको ये टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ें, और जिनका पढ़ा हुआ है वो क्लास लीव भी कर सकते हैं। तो सभी बच्चे यहाँ पर अब हेडिंग डालना स्टार्ट करें, टाइप्स ऑफ रिलेशन। तो आप पढ़ने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशन। बच्चों मैं आपको फिर से रिकॉल करा देता हूँ, आप मेरी बात ध्यान से सुनो। मैंने जो आपका जस्ट इससे पहले वाला टर्म था उस पे बच्चों मैंने आपको रिलेशन काफी देर तक समझा दिया था, क्या होता है रिलेशन। मैंने उसके आपको न्यूमेरिकल्स वगैरह भी कराए थे। ये मैं स्क्रीन पे स्क्रॉल कर रहा हूँ। डोमेन रेंज रिलेशन की कैसे देखते हैं, और मैपिंग डायग्राम कैसे देखते हैं रिलेशन का, रिलेशन क्या कैसे बन जाता है अचानक। सबसे पहले हमें सेट्स का कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखना होता है। उसके बाद जो रिलेशन होता है वो बेसिकली एक सबसेट होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स का। तो बच्चों मैंने रिलेशन आपको काफी देर तक बताया था, आई होप आपको याद होगा। तो बच्चों हम लोग इसके आगे कंटिन्यू कर रहे हैं टाइप्स ऑफ रिलेशंस। अब आपको शायद याद आ गया होगा जिन बच्चों ने लेट ज्वाइन किया है। तो टाइप्स ऑफ रिलेशन पे आप लिखना चालू करिए कॉपी में, और अगर आपका पढ़ा हुआ है तो अच्छी बात है, आप रिवाइज भी कर सकते हैं, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग आपका पढ़ा हुआ नहीं होगा। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी आपको बताता चला जाऊंगा। तो बच्चों टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन होता है वॉइड रिलेशन। देखिए बच्चों, टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है वॉइड रिलेशन। आप समझने पे फोकस करिए। टाइप्स ऑफ रिलेशन में सबसे पहला रिलेशन आता है वॉइड रिलेशन। अब बच्चों जैसा कि नाम से ही क्लियर है कि एक ऐसा रिलेशन जिसमें एम्प्टी सेट होगा। कैसा सेट होगा? एम्प्टी सेट। एम्प्टी सेट को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने का तरीका इस तरह से भी होता है, और एम्प्टी सेट को आप इस तरह से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये दो तरीके होते हैं एम्प्टी सेट को रिप्रेजेंट करने के। तो बच्चों अभी मैंने जस्ट आपको पहला रिलेशन अभी बताना चालू किया है, इसको कहते हैं वॉइड रिलेशन। जैसे मान लो बच्चों आपके पास एक रिलेशन है सेट ए टू ए। तो बच्चों ज्यादातर आप रिलेशन लिखते हैं ए टू बी। मैंने यहाँ पे ए टू ए लिख दिया है, मतलब डोमेन की जगह भी ए है और रेंज की जगह भी ए लिखा हुआ है, ऐसे समझ लो। तो बच्चों आपने क्या लिखा है? एक रिलेशन लिखा है ए टू ए। तो बच्चों अगर हम आपके पास सेट ए दिया है, तो सभी बच्चों को याद आ गया होगा, अगर सेट ए दिया है तो सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? आप कहोगे सर 4 है। सेट ए का कार्डिनल नंबर कितना है? 4 है, क्योंकि सेट ए में कितने एलिमेंट हैं? 1 2 3 4, तो उसका कार्डिनल नंबर 4 हुआ। ठीक है, तो अगर हम ए क्रॉस ए करेंगे बच्चों, तो ए क्रॉस ए करने पर कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आएंगे? 4 इंटू 4 यानी कि 16, यानी कि 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आएंगे। 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बच्चों कैसे बनेंगे वो आप समझ गए होंगे। यानी कि 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, 1 इंटू 4, इस तरह से करके 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। लेकिन हमने आपसे कह दिया उसमें से एक ऐसा रिलेशन एस्टैब्लिश करो सच दैट a प्लस बी इज ग्रेटर देन 10। तो बच्चों अगर आप उससे एक ऐसा रिलेशन बनाना चाहते हैं सच दैट कि a और b का जो सम हो वो 10 से बड़ा हो, तो बच्चों अगर आप उन ऑर्डर्ड पेयर में से, जैसे a टू a है तो क्या बना होगा? 1,1 बना होगा, 1,2 बना होगा, 1,3 बना होगा, 1,4 बना होगा, 2,1 बना होगा, 2,2, 2,3, 2,4, ऐसे करके 16 बने होंगे। तो आप बता सकते हो कि उसमें से कोई ऐसा ऑर्डर्ड पेयर है जिनका सम जो है 10 से बड़ा हो। तुम कहोगे नहीं, चाहे 1 प्लस 1 करेंगे तो वो 10 से छोटा होगा, 2 प्लस 2 करेंगे वो भी 10 से छोटा होगा। तो जितने भी ऑर्डर पेयर्स आएंगे वो सब क्या होंगे? 10 से छोटे होंगे, बड़े नहीं होंगे। ठीक है, तो इसका मतलब बच्चों अगर आप इस रिलेशन से सेट ए टू ए डिफाइन करोगे तो आपके पास जो रिलेशन बन करके आएगा एक वॉइड रिलेशन आएगा। तो बच्चों नाम से ही क्लियर है कि अगर आपके पास एक वॉइड रिलेशन क्रिएट हो जाए, मतलब उसमें एम्प्टी सेट आप उसको कह सकते हो या नल सेट भी कह सकते हो, तो उस रिलेशन को हम लोग वॉइड रिलेशन कहते हैं। तो बहुत बड़ा ये कोई मैंने कोई बहुत खतरनाक काम आपको नहीं बता दिया है, सिर्फ इतना बताया है कि टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक पहला रिलेशन है जो आपकी स्क्रीन पे इंडिकेट हो रहा है। आप उसकी डेफिनेशन भी लिख सकते हो, ठीक है ना, कि वॉइड रिलेशन क्या होता है, उसकी डेफिनेशन भी आपके सामने क्लियर है। मैंने आपको
एक एग्जाम्पल भी लेकर के ऑलरेडी बता दिया कि एक ऐसा रिलेशन सेट ए टू ए से क्रिएट करो कि उनके नंबर्स का सम 10 से बड़ा हो। तो तुम कहोगे ऐसा कोई भी रिलेशन क्रिएट नहीं हो सकता, इसका मतलब दैट इज नल सेट। तो उसको बच्चों हम लोग वाइड रिलेशन भी कहते हैं। ओके बच्चों, तो बच्चों हम इसको थोड़ा सा रफ कर देते हैं। टाइप्स ऑफ रिलेशन में एक दूसरा रिलेशन भी आता है जिसको हम लोग कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। इसको हम लोग थोड़ा सा रफ कर देते हैं। तो बच्चों हम लोग उसको कहते हैं यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन जैसा कि नाम से क्लियर है, आपको डेफिनेशन भी क्लियर सब कुछ लिखी हुई है, तो ये हम थोड़ा सा पहले ही सब पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो टाइप्स ऑफ रिलेशन बच्चों आपकी स्क्रीन पे पूरी तरीके से अब आ रहा है। उसमें दूसरा नंबर मैं आपको पढ़ा रहा हूं, यूनिवर्सल रिलेशन। तो यूनिवर्सल रिलेशन हम एक ऐसे रिलेशन को कहेंगे जब ए क्रॉस ए सबसेट हो जाएगा ए क्रॉस ए का ही। यानी आपने क्या किया, सेट ए आपके पास गिवन है, रिलेशन आर फ्रॉम ए टू ए गिवन है, और हम आपसे पूछ रहे हैं कि ये बताइए कि ए क्रॉस ए में क्या क्या पॉसिबिलिटीज होगी। तो तुम कहोगे ए क्रॉस ए में चाहे आप मैपिंग डायग्राम से देख लो चाहे जैसे देख लो, 4 into 4 यानी कि 16 पॉसिबिलिटीज होंगी। तो क्या होंगी बच्चों, चाहे मैपिंग डायग्राम से देख लो 1,1 भी हो सकती है, 1,2 भी हो सकती है, 1,3, फिर 1,4, ये हो सकता है ना पॉसिबिलिटी। फिर 2,1, 2,2, 2,3, 2,4, और क्या हो सकता है 3,1, 3,2, 3,3 और 3,4, फिर 4,1, 4,2, 4,3, 4,4। तो बच्चों इस तरह से मैंने टोटल 16 ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं। बच्चों ये मैंने आपको पिछले टर्म पे क्लियर किया था ऑर्डर्ड पेयर्स क्या होते हैं। ऑर्डर्ड पेयर्स अगर आप समझना चाहें, जो बच्चे नए हैं उसको कोऑर्डिनेट कहते हैं, पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट होता है इसको हम लोग ऑर्डर्ड पेयर कहते हैं। तो जैसे 1,1 क्या है, ये एक ऑर्डर्ड पेयर है, 1,2 भी एक ऑर्डर्ड पेयर है। तो बच्चों आपने ए क्रॉस ए लिखा तो उसमें टोटल कितने ऑर्डर्ड पेयर्स बन के आएंगे, 16 बन करके आए, 16, 4 into 4 16, आप ऐसे भी बता सकते हो डायरेक्ट। ठीक है, क्योंकि ए का कार्डिनल नंबर 4 है, दूसरा जो सेट है उसका भी कार्डिनल नंबर 4 होगा क्योंकि ए टू ए है, तो 4 into 4 क्या हो जाएगा, 16 ऑर्डर्ड पेयर्स बन करके आएंगे। अब आपको बच्चों एक ऐसा रिलेशन बनाना है सच दैट कि ए और बी का सम 10 से छोटा हो। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखें तो ए क्रॉस ए में जितने भी आपने सेट्स लिखे हैं, जितने भी आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे हैं, उन सारे ऑर्डर्ड पेयर्स का जो ए प्लस बी का जो सम है वो 10 से छोटा ही है। देख लो सब में 4 + 4, 4 + 3, 4 + 2, 4 + 1। तो तुम कहोगे इसका मतलब सर ये हुआ कि ए क्रॉस ए इटसेल्फ सबसेट हो गया है ए क्रॉस ए का। अगर ऐसा हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि एक यूनिवर्सल रिलेशन है, यानी कि जो आपका कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा फ्रॉम ए टू ए वो एक यूनिवर्सल सेट का ही काम करेगा, यूनिवर्सल रिलेशन का ही काम करेगा। ठीक है, तो यूनिवर्सल रिलेशन इज नथिंग, उसमें कोई कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शुरुआत के 2, 3, 4 रिलेशन तो ऐसे ही हैं, बाद में इंपॉर्टेंट आना चालू हो जाते हैं। तो मैंने आपको कुछ नहीं बताया, मैंने आपको ये बताया कि अगर ए क्रॉस ए सबसेट हो जाता है ए क्रॉस ए का ही, मतलब ए क्रॉस ए इक्वल हो जाता है ए क्रॉस ए के ही, तो दैट मींस ये कौन सा रिलेशन होगा, यूनिवर्सल रिलेशन। तो बच्चों दो तरह के रिलेशन अभी आपने पढ़े हैं, मैं काफी देर तक समझा रहा हूँ, हर बात को 5-5 बार रिपीट भी कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आना चाहिए। तो पहला रिलेशन मैंने बताया आपको वाइड रिलेशन, दूसरा बताया यूनिवर्सल रिलेशन। अब यूनिवर्सल रिलेशन के बाद एक नेक्स्ट रिलेशन आता है, उसको हम लोग कहते हैं बच्चों आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। इसको समझना काफी आसान काम है, तो आइडेंटिटी रिलेशन को हम लोग समझ लेते हैं, कोई बहुत बड़ा काम नहीं है आइडेंटिटी रिलेशन। तो सबसे पहले आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब ये होता है कि आपने एक ऐसा रिलेशन जनरेट किया जिसमें किस तरह के ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे, जैसे 1,1, 2,2, 3,3, 4,4। यानी 1 की इमेज आप मैपिंग डायग्राम से देख सकते हो, 1 की इमेज सिर्फ और सिर्फ 1 हो, 2 की इमेज सिर्फ और सिर्फ 2 हो, 3 की इमेज सिर्फ और सिर्फ 3 हो, 4 की इमेज सिर्फ और सिर्फ 4 हो। तो ऐसा अगर कोई रिलेशन डेवलप हो जाए तो उसको बच्चों हम लोग कहते हैं आइडेंटिटी रिलेशन। क्या कहते हैं, आइडेंटिटी रिलेशन। अब कई बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज होंगे, क्योंकि अगर किसी ने पढ़ा है तो वो इस रिलेशन का एक और नाम भी बता सकता है। तो किसी को याद है इस रिलेशन का एक और नाम भी होता है, 1-1 रिलेशन। क्या कहते हैं,
सर 1 फंक्शन होता है सर, फंक्शन भी रिलेशन नहीं, मैं रिलेशंस की बात कर रहा हूं, मैंने तो भी फंक्शन पढ़ाया ही नहीं। तो बच्चों इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं। इसका मतलब आप लोग का किसी का कुछ नहीं पढ़ा हुआ है, इसका नाम रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। तो दिस इज 1,1 2,2 3,3 4,4। तो बच्चों ये अगर आप इस तरह के क्वेश्चंस करना चाहें तो अभी मैं आपको एनसीईआरटी की सिर्फ फर्स्ट एक्सरसाइज दिखाऊंगा, उसी में ही सारे क्वेश्चन होंगे, बल्कि अभी करा भी दूंगा थोड़े से। तो बच्चों आपके सामने ये एक आइडेंटिटी रिलेशन है। तो अभी हम लोग बात कर रहे हैं रिलेशन की, यहाँ पे फंक्शंस की तो अभी हम लोग बात ही नहीं कर रहे हैं। दिस इज कॉल्ड रिलेशन। तो ये बच्चा कौन सा रिलेशन होता है, इसको हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी कहते हैं। तो क्या आइडेंटिटी और रिफ्लेक्सिव रिलेशन सेम होते हैं क्या? ये एमसीक्यू का भी क्वेश्चन है एग्जाम का। अभी हम लोग डिफरेंशिएट कर लेंगे दोनों में क्या डिफरेंस है। पहले तो ये समझ लो आइडेंटिटी रिलेशन कैसा दिखता है। 1,1 2,2 3,3 4,4 यानी हर एलिमेंट की, आप पढ़ भी सकते हो डेफिनेशन में, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, यहाँ पे ओनली का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, देन इट इज द आइडेंटिटी रिलेशन। अब आप कहोगे नेक्स्ट रिलेशन। नेक्स्ट रिलेशन है बच्चों आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन बच्चों आपकी स्क्रीन पे अब आ गया है, आपको ज्यादा क्लियर हो जाएगा। मैं उसको क्लियर करने की आपको बिल्कुल कोशिश करता हूँ, थोड़ा सा रफ कर देता हूँ ताकि स्पेस बना लूँ, क्योंकि सब पहले ही पढ़ा चुका हूँ। दिस इज टाइप्स ऑफ रिलेशन में फोर्थ रिलेशन है रिफ्लेक्सिव रिलेशन। रिफ्लेक्सिव रिलेशन में कैसे पेयर्स होंगे? तुम कहोगे सर रिफ्लेक्सिव रिलेशन तभी कहते हैं आर फ्रॉम ए टू ए, यदि उसमें इस तरह के पेयर हो। देखो 1,1 2,2 3,3 4,4, ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन की पहचान है। लेकिन अगर इसमें इसके अलावा और भी पेयर बन जाए, जैसे 1 की इमेज 2 भी हो जाए, या 2 की इमेज 3 भी हो जाए, या 3 के साथ 4 भी आ जाए, तो इस तरह के अब हम रिलेशन को रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहेंगे। कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिटी रिलेशन हम सिर्फ तभी कहेंगे जब सिर्फ और सिर्फ ए टाइप के ही एलिमेंट हो, जैसा कि आपको नजर आ रहा है कि हर एलिमेंट की एक यूनिक इमेज ही हो। लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पे ये बात तो इंडिकेट कर ही रही है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, लेकिन अगर हम उससे ज्यादा और इमेज भी क्रिएट कर देते हैं, जैसे 1 की 2 कर दी, 2 की 3 कर दी, 3 की 4 कर दी, क्योंकि बच्चों ए क्रॉस ए में क्या होंगे, ए क्रॉस ए में तो टोटल 16 होंगे, जो 16 ऑर्डर्ड पेयर्स होंगे। अब 16 ऑर्डर्ड पेयर्स में से ये वाले ऑर्डर्ड पेयर्स आपको क्या बता रहे हैं कि ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे आइडेंटिटी रिलेशन में लिखे हुए हैं। लेकिन अगर हम इसके आगे और लिख देते तो फिर ये आइडेंटिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा, ये पूरा कहलाएगा इटसेल्फ एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो आइडेंटिटी रिलेशन की पहचान अलग है। मतलब आप ऐसे सोच सकते हो, मैंने उसको एक नोट की तरह भी लिख रखा है, आप देखो मैंने लिखा है एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट आइडेंटिटी। आप इसको एक नोट की तरह भी ध्यान कर सकते हो, और अभी जब हम लोग क्वेश्चंस करेंगे तो क्वेश्चन से आपको और क्लियर हो जाएगा। तो एक नोट की तरह भी ध्यान रख सकते हो कि एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन। तो बच्चों आपको नोट्स मिल जाएंगे, आप यहाँ पे सभी पहले समझने की कोशिश करिए, क्योंकि ये बहुत ही अजीबोगरीब टाइप से लिखा रहता है बुक्स वगैरह में, तो आपको समझ में कम आएगा, तो पहले आप समझ लीजिएगा। तो मैं आपको क्या बता रहा हूँ, टाइप्स ऑफ रिलेशन में चौथा रिलेशन बताया रिफ्लेक्सिव रिलेशन। और यदि आप इसको भूल जाते हो तो आप ऐसे याद रखो कि भैया जैसे हम शीशे में अपनी शक्ल देखते हैं, तो शीशे में हमारी ही शक्ल तो नजर आएगी, तो उसको हम लोग कहते हैं रिफ्लेक्शन। तो यही हो गया रिफ्लेक्शन से रिफ्लेक्सिव। तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन मतलब ए की इमेज ए ही होगी, बी की इमेज बी ही होगी, सी की इमेज सी ही होगी, लाइक दैट। तो बच्चों अगर किसी सेट में किस तरह से बनता है ये काम मैंने आपको समझा दिया। अब आप देखो यहाँ पे दोनों डेफिनेशंस में क्या अंतर है। आइडेंटिटी रिलेशन में लिखा था इफ एवरी एलिमेंट ऑफ अ ए इटसेल्फ रिलेटेड टू ओनली इटसेल्फ, यहाँ पे लिखा है इफ एवरी एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ देन इट रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी इटसेल्फ तो है ही, लेकिन अगर उससे अलावा और भी आपने ऑर्डर्ड पेयर्स लिख दिए तो भी चलेगा। तो ये बच्चों बात आपको समझ में आनी चाहिए।
तो मेरे ख्याल से सबको क्लियर हो गई होगी यहाँ तक जितनी बातें बताई हमने। ओके बच्चों, तो यहाँ तक आप क्लियर कर चुके होंगे। तो बच्चों आपको ध्यान देना होगा, एवरी आइडेंटिटी रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव बट एवरी रिफ्लेक्सिव रिलेशन इज नॉट द आइडेंटिटी रिलेशन। और बच्चों आपके पास एक अगला एग्जांपल आ गया सिमेट्रिक रिलेशन का। एक अगला एग्जांपल सभी के सामने आ गया है, दिस इज कॉल्ड सिमेट्रिक रिलेशन। तो सिमेट्रिक रिलेशन बच्चों किस तरह से नजर आएगा, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा ए बी होना चाहिए। ध्यान से देखिएगा, अगर a कॉमा b है तो b कॉमा ए बी होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप अपने रिलेशन को कैसा कहेंगे, सिमेट्रिक रिलेशन। जैसे 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 भी हो। जैसे आपने एक एग्जांपल यहाँ पे लिखा है कि रिलेशन डिफाइंड है a टू a और आपके पास गिवन है सेट a 1 2 3 4। अब आपको एक रिलेशन लिखना है, एक ऑर्डर्ड पेयर्स बनाने हैं a प्लस b लेस देन 5। तो आपको ऐसे ऑर्डर्ड पेयर्स लेने हैं जिनका सम जो हो 5 से छोटा हो। तो आप कौन कौन से लोगे, क्योंकि सर 1,1 ले लेते हैं, 2,2 ले लेते हैं, 1,2 ले सकते हैं, 2,1 ले सकते हैं, 1,3 ले सकते हैं, 3,1 ले सकते हैं, 3,4 नहीं ले सकते, 4,2 नहीं ले सकते, 2,4 नहीं ले सकते, क्योंकि इनका सम क्या हो जाएगा, 5 से बड़ा हो जाएगा। तो बच्चों अगर हम इस रिलेशन को ध्यान में रखते हुए ऑर्डर्ड पेयर्स बनाएंगे रिलेशन का, तो वो यही बन करके आएगा। आप चेक कर लो और कोई पेयर नहीं आएगा। तो बच्चों अगर आपके पास इस तरह का रिलेशन दे दिया जाए तो ये रिलेशन कैसा कहलाएगा, सिमेट्रिक। अब आप कहोगे सिमेट्रिक की पूरी कंडीशन एक बार फिर से बताइए, ध्यान से देखो क्या है। तो बच्चों अगर 1,2 है तो देखो 2,1 भी है, 1,3 है तो उसमें देखो 3,1 भी है। ठीक है, अब तुम कहोगे सर 1,1, ये देखो मैंने 1,1 लिखा, अगर 1 को इसको इधर ले आओ और इस 1 को इधर ले आओ तो भी तो ये 1,1 ही नजर आएगा। नहीं समझ में आया। अगर इस 2 को इधर ले आओ और इस 2 को इधर ले आओ तो भी तो ये क्या नजर आएगा, वो सिमेट्रिक रिलेशन ही तो नजर आएगा। बोलो भाई। तो ये जो पूरा रिलेशन है, ये पूरा रिलेशन किस कैटेगरी में आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन। लेकिन अगर मैं आपसे पूछ रहा हूं क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, क्या ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है? नो सर। ये रिलेशन यस बेटा, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर रिफ्लेक्सिव होता तो उसमें 1,1 भी होता, 2,2 भी होता, 3,3 भी होता, 4,4 भी होता। लेकिन इसमें 1,1 और 2,2 ही है, 3,3 और 4,4 नहीं है। किसी एक के लिए भी अगर वो गलत हो साबित हो जाए तो समझ लेना वो फिर रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो बच्चों अभी जो आपके सामने लिखा है ये रिलेशन किस कैटेगरी में आएगा, सिमेट्रिक रिलेशन की कैटेगरी में आएगा। तो ये बात आपको क्लियर करनी होगी बड़ी डेप्थ में जाकर के कि ये सिमेट्रिक रिलेशन कैसे हुआ। ठीक है, अभी मैं आपको क्वेश्चंस भी कराऊंगा तो क्वेश्चंस से आपको बहुत ज्यादा लॉजिक क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है सबको, आगे कंटिन्यू करते हैं। सिमेट्रिक रिलेशन हो गया। नेक्स्ट रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन की तरफ जाते हैं। ट्रांजिटिव रिलेशन की जरा थोड़ा सा देखिएगा ट्रांजिटिव रिलेशन के लिए इधर। जैसे बच्चों ट्रांजिटिव रिलेशन की पहचान ये होती है, आपने रिफ्लेक्सिव के लिए देखा a, a टाइप के चाहिए। ठीक है, एग्जाम में क्या आता है, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस, यही आते हैं और कुछ नहीं आता। ठीक है, तो सबसे पहले बच्चों यहां पर ध्यान से देखिए, अगर आपने लिखा ट्रांजिटिव के लिए, जैसे आपने लिख दिया मान लो 2,3 है और 3,4 है, तो ट्रांजिटिव अगर होगा तो उसमें 2,4 भी होगा। कहने का मतलब अगर इसको जनरलाइज करेंगे तो मान लीजिए आपके पास a, b है, b, c है, तो आपके पास a, c भी होगा। अगर इस तरह के पेयर्स हैं तो आप उस रिलेशन को ट्रांजिटिव रिलेशन कहोगे। ध्यान से सुनिएगा, फिर से देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, अगर a, b है, a, b से एंड हो रहा तो b से ही चालू होने वाला दूसरा सेट हो b, c, और अगर a, c भी है तो इन तीनों को कंबाइन करके अगर ये तीनों पेयर्स हैं तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों ये समझाना काफी मुश्किल काम होता है, तो भी मैं आपको समझा रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान देखो। ओके बच्चों, समझ में आ गया? अब बच्चों हम लोग इस पे एक एग्जांपल करते हैं, इसमें हम लोग एक एग्जांपल करके देखते हैं तो ज्यादा क्लियर होगा। वेट करो, एक एग्जांपल कर लेते हैं। तो एक एग्जांपल बच्चों ऑलरेडी आपके सामने लगा हुआ है, आप पहले समझने पे जोर दीजिए। नोट्स मांगेंगे तो मैं दे दूंगा, पहले समझने पे जोर दीजिए।
तो बच्चों आपने एक रिलेशन डेवलप किया सेट ए से a कॉमा बी सच दैट a लेस देन बी। तो बच्चों अगर आप a क्रॉस a लिखेंगे तो टोटल उसमें 16 ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे। अब उन 16 ऑर्डर्ड पेयर में से आपको एक ऐसी कंडीशन जनरेट करनी है जिसमें पहला वाला एलिमेंट छोटा हो दूसरे वाले एलिमेंट से, यानी कि a लेस देन b। तो आप कहोगे सर 1,2 हो सकता है, 1,3 हो सकता है, 3,1 नहीं हो सकता, 1,3 हो सकता है, 1,4 हो सकता है, 2,3 हो सकता है, 2,4 हो सकता है, 3,4 हो सकता है। इसके अलावा कोई कंडीशन नहीं होगी। अगर आप 4,3 लिख दोगे तो वो a ग्रेटर देन b हो जाएगा, 4,2 लिख दोगे तो वो भी a ग्रेटर देन b हो जाएगा। तो आपको 16 ऑर्डर्ड पेयर में से वो वाले ऑर्डर्ड पेयर्स अलग करने अपने रिलेशन के लिए जिसमें a लेस देन b हो। तो बच्चों आप देख लो आपकी स्क्रीन पे वो मैंने सारे ऑर्डर्ड पेयर्स लिखे, आप ध्यान से देखो सब लिखे। अब आप इस रिलेशन को देख करके बताओ क्या ये ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं है। Yes, तो sir. कौन सा Yes, sir. ट्रांजिटिव रिलेशन है? तो तुम कहोगे सर अगर आप 1,2 लेते हैं तो उसमें 2 से स्टार्ट होने वाला है कुछ, हम कहेंगे हाँ 2,4 है। अगर 1,2 2,4 है तो उसमें 1,4 है, कहोगे हाँ सर है। कोई और लेके देख लो, आपने 1,3 लिखा, अब 3 से चालू होने वाला देखो कोई और है, कहोगे सर 3,4 है। 1,3 3,4 तो उसमें 1,4 होना चाहिए है, कहोगे सर बिल्कुल है। तो इसका मतलब इस तरह के रिलेशन को हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन का मतलब a कॉमा बी हो, b कॉमा सी हो तो a कॉमा सी भी होना चाहिए। इस तरह के रिलेशन को हम लोग कहते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। तो बच्चों ये आपके बोर्ड्स एग्जाम में भी आता है, ये एमसीक्यू में भी आता है, तो आप इसको समझने की कोशिश करिए। अभी मैंने कुछ भी नहीं बताया, मैं काफी चिल्ला चिल्ला के आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि भैया ये 3 रिलेशन बड़े इंपॉर्टेंट है, यही आपकी बुक्स में चारों तरफा फैले हुए हैं। रिफ्लेक्सिव रिलेशन a कॉमा a टाइप का, सिमेट्रिक रिलेशन a कॉमा b b कॉमा a टाइप का, और ट्रांजिटिव रिलेशन a कॉमा b b कॉमा c तो a कॉमा c भी होना चाहिए। ये होता है। तो अगर आप अपनी एनसीईआरटी की फर्स्ट एक्सरसाइज भी खोलोगे तो आपको दिख जाएगी, सामने सामने दिख जाएगी पहली एक्सरसाइज। ठीक है बच्चों, आगे कंटिन्यू करें। क्या सभी बच्चों को समझ में आ रहा है किस तरह से किया जा रहा है यहाँ पे काम? किसी बच्चों को कोई कंफ्यूजन? अब बच्चों आपको देखना होगा यहाँ पे एक छोटी सी डेफिनेशन है, इक्विवेलेंस रिलेशन। इस बार भी क्या मतलब हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है इक्विवेलेंस रिलेशन, एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, तीनों को अगर फॉलो करता है तो उस रिलेशन को हम लोग कहते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन। इक्विवेलेंस रिलेशन मतलब आपने एक ऐसा रिलेशन स्टैब्लिश कर दिया जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, उसको हम लोग क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। तो सभी बच्चे कॉपी में लिख रहे हैं तो जरूर नोट कर लीजिए व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके ये पीछे पड़ जाएगा, काफी बार आपको मिलेगा इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों सभी क्लियर कर लीजिए व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। एक ऐसा रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो, ऐसे रिलेशन को हम लोग कहेंगे, क्या कहेंगे, इक्विवेलेंस रिलेशन। ओके ठीक है बच्चों। तो बच्चों आपको क्लियर हो गया होगा व्हाट इज इक्विवेलेंस रिलेशन। तो बच्चों हम लोग अब प्रैक्टिस करते हैं कुछ क्वेश्चंस की, उन क्वेश्चंस को करने की कोशिश करिएगा आप लोग। तो बच्चों क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, आप इसको जस्टिफाई कर लीजिए। क्वेश्चन को मैं बड़ा कर देता हूँ, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे देखो मैंने लगा दिया है, क्लियर कट समझ में आ रहा है। और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो मैं नीचे दोबारा लिख देता हूँ। आपके पास एक रिलेशन गिवन है बच्चों, वो रिलेशन है, बनाना नहीं है, वो पहले से गिवन है। 1,3 4,2 2,4 2,3 3,1। सभी बच्चे ध्यान दें, इस एग्जांपल को देखें ध्यान से। आपके पास एक ऐसा रिलेशन गिवन, देखो सामने सामने लिखा हुआ है, ठीक है। ये बना किससे, सेट ए से बना है, ठीक है। अब पूछा जा रहा है कि इसमें कौन सा ऑप्शन सही है।
कि ये रिलेशन रिफ्लेक्सिव है कि ट्रांजिटिव है कि सिमेट्रिक नहीं है कि ये फंक्शन है, कौन सा ऑप्शन सही? तो तुम कहोगे सर सबसे पहले हम रिफ्लेक्सिव के लिए चेक करते हैं। अब सर ये सेट ए से बना है, अब सर ये सेट ए से बना है तो रिफ्लेक्सिव के लिए आपने बनाया था कि उसमें 1 1 भी होना चाहिए, 2 2 भी होना चाहिए, 3 3 भी होना चाहिए, 4 4 भी होना चाहिए। अगर ऐसा है सर इसमें तो ये आपका रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। भले इससे ज्यादा और भी पेयर हो, हमें उससे लेना देना नहीं है, लेकिन इतने पेयर्स तो होने चाहिए। तो वो क्या इसमें है? कहोगे सर नहीं है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं है। दूसरा ट्रांजिटिव, कहोगे सर ट्रांजिटिव की आपने कंडीशन बताई थी, उसको यहाँ पे चेक कर लेते हैं। जैसे सर मान लीजिए यहाँ पे 2,4 लिखा है, तो आप चेक करिए 4 से चालू होने वाला कुछ है? हाँ 4,2 है। अगर 2,4 है, 4,2 है तो 2,2 भी होना चाहिए। क्या इसमें है? कहोगे सर नहीं है। अभी हमने बताया था ना A, B हो, B, C हो तो A, C भी होना चाहिए। तुम कहोगे नहीं है इसमें। तो मैंने बताया था एक के लिए भी कंडीशन फेल कर जाए तो समझ लेना फिर वो नहीं होगा, तो ये ट्रांजिटिव भी नहीं है। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक के लिए। भाई आराम से देखो, इतना घबराओ नहीं, बगल में पानी आनी पी लो। तुम्हें सिर्फ सुनना है ध्यान से, नोट्स मांगोगे मैं दे दूंगा, लेकिन ध्यान से समझ लो क्योंकि बुक्स में काफी ये अजीबोगरीब टाइप से दिया है। आपकी एक्सरसाइज आपको करने का मन ही नहीं करेगा, इस तरह से लिखा रहता है। ओके तो बच्चों हम लोग ध्यान देते हैं सिमेट्रिक की तरफ। ध्यान दें सिमेट्रिक की तरफ। भाई ए ऑप्शन गलत हो गया, बी ऑप्शन गलत हो गया। अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिक है तो सबके लिए सिमेट्रिक होगा। चेक करो 1,3 है तो 3,1 है इसमें? हाँ है सर। 4,2 है, 2,4 है? हाँ है सर। 2,3 है, 3,2 है? नहीं है सर। तो किसी एक के लिए भी फेल कर जाएगा तो फिर वो सिमेट्रिक नहीं होगा। तो 2,3 से ये फेल कर गया क्योंकि 2,3 है तो 3,2 होना चाहिए, जो कि नहीं है, तो ये सिमेट्रिक नहीं हुआ। यानी सी ऑप्शन सही हुआ। अब ये एमसीक्यू है, चारों में से एक सही होगा, सिंगल करेक्ट है तो एक तो सही हो गया, बाकी छोड़ दो। फंक्शन ये है नहीं। जिन बच्चों को फंक्शन का आइडिया है तो वो तुरंत बता देंगे ये फंक्शन नहीं है। ठीक है ना, ये फंक्शन क्या है? ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि अगर फंक्शन होता तो 2 पे ही 4 और 2 पे ही 3 वैल्यूज, मतलब आप ध्यान से देखो इस रिलेशन में क्या लिखा हुआ है, 2 पे 4 भी आ रहा है और 2 पे 3 भी आ रहा है। क्या ऐसा कभी पॉसिबल है? जिनको फंक्शन का थोड़ा आइडिया होगा तो वो बता देंगे सर ये फंक्शन नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई फंक्शन पॉसिबल नहीं है कि वो 2 पे 4 भी दे दे और 2 पे 3 भी दे दे। ये तो जादू ही नगरी होगी, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है सर। तो ये सर फंक्शन तो नहीं है। बाकी जिन बच्चों की फंक्शन की डेफिनेशन ही नहीं पता तो भैया मैं थोड़ी देर में बताऊंगा, तो वो समझ लेना। पहले तो आप ये देखो ये क्वेश्चन तुमको क्लियर हुआ कि नहीं क्लियर हुआ, तब तो मैं आगे बढ़ूं, वरना मैं यहीं पे रुका रहूं। तो बच्चों मैंने आपको फिर से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से यहाँ पे देखे जाते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिक रिलेशन, या आपको क्लियर होना चाहिए। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन। बच्चों अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, थोड़ा सा मैं साफ कर देता हूं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, ये आ गया बच्चों अगला क्वेश्चन। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को आपको करना है, क्वेश्चन पढ़िए, करना स्टार्ट करिए। थोड़ा सा मैं रफ भी कर दूंगा अभी। बच्चों क्वेश्चन आपके सामने, आप इसको समझने की कोशिश करिए, अगर आपसे हो रहा है तो करिए इसको थोड़ा साफ सुथरा। अच्छा कर देता हूँ। ओके अब तो पूरा क्लियर कट दिख रहा है, आप क्वेश्चन को चेक करिए, पूरा सारे एलिमेंट्स एकदम साफ सुथरे दिख रहे हैं। तो बच्चों यहाँ पर आपके पास एक रिलेशन गिवन है, मैं दोबारा लिख देता हूँ, आपके पास एक रिलेशन गिवन है। वो रिलेशन है 3,3, 6,6, 9,9, 12,12, 6,12, 3,9, 3,12, 3,6। ये बच्चों आपके पास गिवन है। जरा चेक करो ये रिलेशन आपके पास गिवन है, किससे बना है? सेट ए से बना है। तो पूछ रहा है इन चारों में से कौन सा सही जवाब होगा, चारों में से कौन सा सही जवाब होगा।
तो तुम कहोगे सर एक एक करके चेक करते हैं, तो बच्चों हम लोग एक एक करके चेक करते हैं। चलो स्टार्ट करो। सबसे पहले हम चेक करते हैं क्या ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है, चेक करते हैं। 3,3 है, सेट ए से बना है, सेट ए में 3, 6, 9, 12 है, तो चेक करो। 3,3 है, यस सर। 6,6 है, यस सर। 9,9 है, यस सर। 12,12 है, यस सर। तो सर ये रिफ्लेक्सिव हुआ। तो सर ए ऑप्शन भी सही हो सकता है, बी भी सही हो सकता है और सी भी सही हो सकता है, क्योंकि रिफ्लेक्सिव तो है, क्योंकि इक्विवेलेंस होता है तो रिफ्लेक्सिव तो है। और सर डी भी हो सकता है। तो सर चारों ऑप्शंस हो सकते हैं, क्योंकि रिफ्लेक्सिव की तो कंडीशन चारों में है। चलो आगे बढ़ जाते हैं भाई, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लेते हैं। आइए 3,3 है तो 3,3 होगा, कहोगे सर तो ऑब्वियस ही बात है। सिमेट्रिक के लिए कहीं से फेल हो रहा है, कहोगे हाँ सर फेल हो रहा है, क्योंकि 6,12 है तो 12,6 नहीं है। ध्यान से चेक करो, 6,12 है लेकिन 12,6 नहीं है। सभी बच्चे ध्यान से देखें, 3,12 है तो 12,3 नहीं है, फिर से फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, तो सिमेट्रिक नहीं है। सिमेट्रिक के लिए a, b हो तो 3,9 है लेकिन 9,3 भी नहीं है। हाँ तो भी तो कह रहे हैं किसी एक, हाँ यस बेटा, किसी एक के लिए भी फेल हो जाए तो वो सिमेट्रिक नहीं है। किसी एक के लिए भी फेल हो जाए तुम्हारा रिलेशन, तो वो नहीं है। तो चाहे वो 6,12 से फेल हो, चाहे वो 3,9 से फेल हो, चाहे 3,12 से फेल हो, किसी से भी फेल हो, तो बच्चों ये सिमेट्रिक तो नहीं हुआ। तो आपका डी पार्ट गलत हो गया, सी पार्ट भी गलत हो गया, क्योंकि सी पार्ट के लिए तीनों होता है, ठीक है। बी पार्ट भी गलत हो गया, नहीं बी पार्ट कहां, बी पार्ट तो है ही। अब आपको ए और बी में चुनाव करना है, ए और बी में आपको चुनाव करना है। तो अब आप क्या करिए, ट्रांजिटिव के लिए चेक करिए। चलो ट्रांजिटिव के लिए लिख लिख के चेक करते हैं। चलो 6,12 उठाते हैं। 6,12 तो 12 से कोई चालू होने वाला है? सर 3,6 लीजिए। क्या ले लें बेटा? सर 3,6 और 6,12। ओके 3,6 और 6,12, तो ये क्या होना चाहिए फिर इसमें 3,12 होना चाहिए, है तो बेटा 3,6 भी है और इसमें 6,12 भी है, तो 3,12 भी तो है इसमें। देखो बच्चों इस रिलेशन में 3,6 है, आप ध्यान से देखो 3,6 लिखा हुआ है सबसे लास्ट वाले में, और 6,12 भी लिखा हुआ है। देखो ये 3,6 लिखा है, ये 6,12 लिखा है, तो 3,12 है कि नहीं इसमें? क्योंकि सर है तो 3,12, तो इसका मतलब ये क्या है, ट्रांजिटिव है। और किसी और के लिए भी चेक करके देख लो, मेरी कोई सेटिंग थोड़ी नहीं है कि मैं एक ही बार में ये चेक करूंगा, तुम भी चेक करते रहो अपना। देखो हमने एक और चेक करते हैं 6,12 तो 12,12 चेक करना होता है। 6,12 ये भी 6,12 है, ठीक है। तो बच्चों ये पूरी तरीके से ट्रांजिटिव होगा, आप चाहे चेक करके देख लो सबके लिए एक एक करके, ये ट्रांजिटिव है। तो इसका आंसर ए पार्ट है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है, ये रिफ्लेक्सिव भी है और ट्रांजिटिव भी है। यस बेटा बताइए। यस ट्रांजिटिव के लिए सारे एलिमेंट्स के लिए चेक करना होता है या एक ही एलिमेंट? ट्रांजिटिव के लिए इस रिलेशन में जितने हैं उन सब के लिए चेक करो, कहीं भी किसी के लिए फॉल्ट कर जाए तो गलत हो जाएगा। ये जो रिलेशन बेटा इक्विवेलेंस उसे कहते हैं जो तीनों तरह के रिलेशन को फॉलो करे, यानी कि रिफ्लेक्सिव भी हो, सिमेट्रिक भी हो, ट्रांजिटिव भी हो। तो बेटा ये सिमेट्रिक नहीं था ना, इसलिए हम इसको इक्विवेलेंस रिलेशन नहीं कह सकते, ठीक है। यस तो बच्चों जो आपके पास रिलेशन गिवन है ना, उसी रिलेशन से आपको जज करना है, आपको अपनी तरफ से कोई रिलेशन नया थोड़ा ना बनाना है। जो रिलेशन है वो तो बना बनाया दिया है, उसी से आपको चेक करना है। और रिफ्लेक्सिव की कंडीशन तो मैं आपको चिल्ला चिल्ला के बता चुका हूं कि अगर वो सेट ए से बना है, अगर सेट ए में 1,2 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए फिर 1,1 और 2,2 होना ही चाहिए। अगर सेट ए में 1,2,3 है तो रिफ्लेक्सिव के लिए जो भी रिलेशन बनेगा दुनिया का, उसमें 1,1 2,2 3,3 होना ही होना चाहिए, ठीक है। ओके बच्चों, किसी का मैसेज आया कि इससे पहले वाला क्वेश्चन एक मिनट फिर से दिखाइए, लो देख लो भाई। सर जो आपने अभी क्वेश्चन कराया था सर अगले वाला, सर उसमें एक बार ट्रांसक्रिप्ट चेक करा दीजिए। ट्रांजिटिव फिर से चेक करा, अभी करा रहे, वेट करो, अभी करा रहे। लो बेटा तुम नोट करो, किसको नोट करना है ये।
सर हो गया, उसका नोट हो गया। अच्छा ओके, एक बच्चा कह रहा है कि सर फिर से कराइए। चलो बेटा फिर से करा देते हैं, कोई बात नहीं। सब हटाते हैं, एक मिनट वेट करो जरा फटाफट। ठीक है, रफ हो गया। हाँ भाई, कौन सा रिलेशन इसमें कराना है, क्या कह रहे हो बच्चा? सर कौन सा कराना है? ट्रांजिटिव वाला सर। ट्रांजिटिव वाला भी कराते हैं। तो बच्चा ट्रांजिटिव के लिए पहले तो बेसिक कंडीशन समझो। ट्रांजिटिव के लिए हमने बेसिक कंडीशन तो पहले जो बताई, पहले तो वो बताओ कि ए कॉमा बी हो, बी कॉमा सी हो, तो ए कॉमा सी होना चाहिए। अब तुमको जो डाउटफुल केस लग रहा है वो अपना उठाते रहो। तुमने कहा सर हम 6,12 को टैली नहीं कर पा रहे हैं। हमने कहा 6,12 तुमने लिया, अब बताओ 12 से चालू होने वाला है, इसमें कोई है? क्योंकि सर हाँ 12 से चालू होने वाला 12,12, 12 से चालू होने वाला 12,12 है। तो सर 6,12 है, 12,12 है, तो 6,12 फिर से होना चाहिए। देखो ये है इसमें। यस सर। हो गया। और नहीं समझ में आया तुमको, लग रहा हम सेटिंग कर रहे हैं, उनको हम दोबारा करते हैं। 3,9 है, अब 9 से चालू होने वाला दूसरा देखो कोई है? 9,9, 9,9 3,9, 9, सर समझ गया। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज चलेगी। तो बच्चों आप लोगों ने अभी तक नोट कर लिया होगा, आगे बढ़े? यस सर। यस सर। तो बच्चों इस तरह के क्वेश्चन जो आपके सामने अभी आपको दिख रहे हैं, ये मेरे क्वेश्चन नहीं है, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन है। तो आप एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, मैं आपको भेज दूंगा, आप कर लीजिएगा। इस तरह के कई क्वेश्चंस बन जाते हैं। ये मैंने कोई क्वेश्चन नहीं बनाया है, आपको एनसीईआरटी दिखाए खोल के? अच्छा रुको दिखाते हैं। ये देखो बच्चों, ये एनसीईआरटी है, मैंने एनसीईआरटी नहीं बनाई है, ये आप ही के स्कूल की एनसीईआरटी है, आप देख लो जो लोग फॉलो करते हैं। एक्सरसाइज 1.1 है, देखो ये एनसीईआरटी के क्वेश्चन। पहली एक क्वेश्चन, पहली एक्सरसाइज का पढ़ो क्या लिखा हुआ है। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव। है कि नहीं है? इस तरह से क्वेश्चन है। आप कोई भी क्वेश्चन करना चाहो, सारे क्वेश्चंस अब पता है किस पे घूमेंगे, अब सिर्फ इसी पे घूमते रहेंगे, रिफ्लेक्सिव, ट्रांजिटिव, सिमेट्रिक। और अगर हमने इतनी देर तक चिल्लाया और समझ नहीं पाए हो आप, तो फिर ये पहली एक्सरसाइज आपकी साफ हो गई, आप कर नहीं पाओगे। ठीक है, ये देखो ये 5th वाला क्वेश्चन है, ये देखो मैंने एग्जांपल बना के डाला हुआ है। ठीक है, देखो 5th वाला क्वेश्चन देखो मैंने एग्जांपल बना के डाला हुआ है। ये तुम लोग को करने के लिए दिया है, अभी हमसे ना करवाओ, तुम लोग को देंगे करने के लिए। अच्छा एक करके बता दें। अच्छा एक मैसेज आ रहा है, एक सर पहला वाला करके बताइए। अच्छा रुको, पहला वाला देख लो भाई, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, लेकिन आप ये ध्यान रखिएगा ये पूरी एनसीईआरटी की एक्सरसाइज है। ये देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, ये इसका दूसरा पेज है, देख लीजिए।
कितने क्वेश्चन आपके पास है, ये देखिए 16 क्वेश्चन है पहली एक्सरसाइज में ही जो सिमेट्रिक और उसी पे घुमा हुआ है। देखो मैंने अभी आपको 15वां क्वेश्चन करवाया, आप अपनी देखो स्क्रीन पे, एनसीईआरटी है, 15वां क्वेश्चन अभी मैंने ऐसा मिलता जुलता कराया है कि नहीं है। तो बच्चों मैं आपको ऐसे लिखना बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपका फर्स्ट क्वेश्चन है, ये देखो ये एनसीईआरटी का फर्स्ट क्वेश्चन है। सभी बच्चे ध्यान दें भैया, ये तो आपको स्कूल में भी करना पड़ेगा। डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। तो आपके पास रिलेशन क्या गिवन है, देखो फर्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ, फर्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो, लिखा है रिलेशन आर इज द सेट ए सेट दिया है 1 से लेकर के 14 एलिमेंट्स है, यानी सेट ए का कार्डिनल नंबर है 14, और आपको एक ऐसा रिलेशन बनाना है कि 3x माइनस वाई इक्वल टू 0। तो बच्चों अगर आप रिलेशन सेट ए टू ए बनाओगे तो उसमें कितने बनेंगे, 14 इंटू 14। अरे भैया ए टू ए, यानी कि अगर आप ए क्रॉस ए लिखेंगे तो कार्टेशियन प्रोडक्ट का जो कार्डिनल नंबर होगा वो कितना होगा, 14 इंटू 14, यानी कि 196 ऑर्डर्ड पेयर्स बनेंगे। अब मैंने बताया उसका हमें एक सबसेट चाहिए, कौन सा सबसेट चाहिए, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0 वाला, यानी y इक्वल टू 3x को जो फॉलो कर रहा है वो वाला एक सबसेट चाहिए। और सबसेट को क्या कहते हैं बच्चों, रिलेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। तो बताओ बच्चों उन 196 पेयर्स में से ऐसे कौन से पेयर है जो y इक्वल टू 3x को फॉलो कर रहे हैं, और फिर हमको बताओ कि वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक, ट्रांजिटिव उसमें से क्या है, कि तीनों नहीं है कि कुछ है, क्या है। तुम कहोगे सर बहुत आसान है, अभी कर दें, करो। अच्छा सर y इक्वल टू 3x है, इसका क्या मतलब हुआ, देखो सॉल्यूशन लिखते कैसे हैं, अगर आपको अपनी बोर्ड एग्जाम्स में लिखना हो तो देखो कैसे लिखते हैं टेंटिवली। सर जैसे y इक्वल टू 3x, x इक्वल टू 1 डालें, क्योंकि सर सेट ए में 1 तो दिया ही है ना, तो x इक्वल टू 1 डाल सकते हैं, क्योंकि x भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, y भी बिलोंग कर रहा है सेट ए से, क्योंकि रिलेशन सब a टू a ही है। तो अगर हम x1 डालेंगे तो y 3 आएगा, 2 डालेंगे तो 6 आएगा, 3 डालेंगे तो 9 आएगा, 4 डालेंगे तो 12 आएगा। यही तो आएगा, बोलो भाई, यही तो आएगा ना, और तो कोई आएगा नहीं, इसके अलावा तो और कोई बनना नहीं है। यानी आपके पास कैसे बनेंगे पेयर्स, अब आप बनाते चले जाओ, 1,3, 2, सर 3,1 होगा। हाँ बेटा अपने आप से बना लो, तुमको बना के दे दें क्या। अच्छा सर रुको बना दे 3,1, 6,2, 9,3, 12,4। x की जगह 1 डालेंगे तो y, बेटा इधर ध्यान दो, एक मिनट मेरे बेटा इधर ध्यान दो, देखो y इज इक्वल टू 3x दिया है, मैं ये कह रहा हूं बेटा कि अगर x की जगह 1 डालेंगे तो y 3 होगा, तो 3,1 नहीं 1,3 होगा। ये मेरी बात समझने की कोशिश करो, क्योंकि पहले हम x पुट करते हैं तो फिर y आता है, ठीक है ना। तो y इज इक्वल टू 3x रिलेशन दिया है, x इज इक्वल टू 3y नहीं दिया। हाँ सर देखिए तो सर 3x इक्वल टू y दिया है। हाँ तो y इज इक्वल टू 3x हुआ ना, x की जगह 1 डालेंगे तो y 3 आएगा। ये सर अरे बेटा सर उल्टा लिख दिया था, सर उल्टा लिख दिया था सर। देखो ये कोई बात नहीं, तुम समझ लो, हम बता देंगे। देखो y इक्वल टू 3x है, अगर इसमें हम x की जगह 1 डालते हैं तो y आएगा 3 1 जा 3, यानी x इक्वल टू 1 डाला तो y 3 आ गया। इतना आसान सा, बस ऐसे ही करना है, बाकी ऐसे ही पेयर और y कॉमा x लिख दिया था। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो बच्चों हम लोग 2,6 x की 2 डालेंगे तो y 6 आएगा, समझ गए कि नहीं। तो बच्चों ऐसे पेयर बनाते चले जाओ ना, तो कहां तक बनेंगे, 14 डालोगे तो 14 तो डलेगा ही नहीं, क्योंकि 14 डाल दोगे x की जगह तो y आ जाएगा 14 3 जा, जो भी वैल्यू होगी वो नंबर एक्सीड कर जाएगी, वो तो 14 तक आएगी नहीं, हमें 14 तक वैलिड करना है। यानी जो पेयर्स आएंगे 1,3, 2,6 और क्या आएगा बच्चों 3,9, और कौन सा बनेगा 4,12, और कौन सा बनेगा, बस, क्योंकि 5 डाल दोगे तो 5 भी 15 हो जाएगा, 15 तो सेट ए में है ही नहीं, क्योंकि y तो बिलोंग सेट ए से ही करता है, जब y सेट ए से बिलोंग करता है तो उसमें 15 नहीं। तो बेटा y इज इक्वल टू 3x को फॉलो करते हुए इतने ही बनेंगे, 1,3, 2,6, 3,9, 4 इक्वल और 4,12। भाई मैंने बहुत समझा दिया, अब तो समझ गए। अब तुम बता दो ये रिफ्लेक्सिव है कि नहीं है। कहोगे सर ये 100% रिफ्लेक्सिव नहीं है, क्योंकि अगर ये रिफ्लेक्सिव होता तो ये 1,1, 2,2, 3,3, 4,4, 5,5, 3,
14,14 तक सारे पेयर्स इसमें होते हैं, तो ये रिफ्लेक्सिव तो हुआ नहीं। तो आप क्या लिखोगे, आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव सिंस, क्योंकि ये वाले एलिमेंट इसमें बिलोंग नहीं करते। भैया इतना चिल्लाने पे भी नहीं समझ पा रहे हो क्या? समझ गए भाई? नहीं समझ पाए, ये रिफ्लेक्सिव नहीं है। ऑल्सो उसके बाद सिमेट्रिक के लिए चेक करो, सिमेट्रिक के लिए चेक कर लो भैया, तुम्हारे पास 4 ही ऑर्डर पेयर्स दिए, 1,3 है तो 3,1 है, नहीं है, 2,6 है तो 6,2 है, नहीं है, किसी एक के भी लिए भी फेल कर जाए। समझ गए ना? चलिए ट्रांजिटिव के लिए चेक करते हैं, 1,3 है, 3,9 है तो 1,9 है, नहीं है, फेल हो गया। तो नहीं ये रिफ्लेक्सिव है, नहीं ये सिमेट्रिक है, नहीं ये ट्रांजिटिव है। समझ में आया एनसीईआरटी के क्वेश्चंस कैसे करते हैं? तो आप ट्राई करिएगा, फिर मैं इसको अगले टर्न पे डिस्कस करूंगा। ये नॉर्मल सी एक्सरसाइज है 1.1। मैं आपको इसलिए इतनी देर से चिल्ला के बता रहा था कि भैया ये टाइप्स ऑफ रिलेशन समझने की कोशिश करो, वरना आप पहली एक्सरसाइज भी नहीं कर पाओगे। और ये वेटेज इसका 4 मार्क्स का है आपके बोर्ड एग्जाम में भी, ठीक है? इसका बोर्ड एग्जाम में भी 4 मार्क्स का वेटेज होता है। तो आपने देख लिया पहली एक्सरसाइज एनसीईआरटी की पूरी इसी पे घूमी चली जा रही है, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव, रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक ट्रांजिटिव और इक्विवेलेंस रिलेशन, बस इसी पे चल रही है। तो अगर आपको समझ में आए तो कृपया करके जरूर एक्सरसाइज 1.1 आप कर लीजिएगा। अब ओके बच्चों, समझ में तो आ गया होगा, मैंने काफी देर तक समझाया भाई ये 3 रिलेशन, ठीक है? तो बच्चों हम लोग वापस चलें, एक और पार्ट करना है कि यहीं पे रुके हैं। तो बच्चों यहाँ पे मैं जूस वगैरह सब निकालता हूँ, थोड़ा सा फिर हंसना नहीं। चलो ओके, फंक्शंस, ठीक है, थोड़ा सा रफ कर दे रहा हूँ समझाने में आसान है। बच्चों पहले अगर आप कह रहे हो दोबारा पढ़ा तो फिर चलो भैया मैं दोबारा पढ़ाता हूँ फंक्शंस, लेकिन समझने की कोशिश करना, मैं काफी डेप्थ में ले जाऊंगा आपको यहाँ पे थोड़ी देर तक। लेट्स स्टार्ट विद फंक्शंस। तो बच्चों मैंने बताया था एक रिलेशन फंक्शन कब बन सकता है, मैंने काफी देर तक चिल्लाया था और मैंने आपको ये बात स्पेसिफिकली बता दी थी, जब आप कोई फंक्शन डिफाइन करेंगे ए टू बी, जैसे बच्चों आप रिलेशन डिफाइन करते थे ना ए टू बी या ए टू ए, तो ए को कहते थे डोमेन और दूसरे ए या दूसरे बी को कहते थे आप रेंज। लेकिन यहां पर ऐसे नहीं होता है बच्चों, ये दिमाग में क्लियर कर लेना। जब भी कोई आप लिखोगे आर फ्रॉम, लेट्स वेट करो एक मिनट, ओके बच्चों, जैसे बच्चों आप लिखोगे आर फ्रॉम ए टू बी, इसको अगर आप ऐसे लिखते तो बच्चों ए को तो डोमेन कहते हैं, जैसा नाम है वही कहते हैं, लेकिन बी को बच्चों रेंज नहीं कहते, बी को कहते हैं कोडोमेन। आपको ये नाम बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, क्योंकि मैंने ज्यादातर बच्चों को देखा वो बी को रेंज ही रेंज बोलते रहते हैं, जबकि बी का नाम होता है कोडोमेन, ठीक है? तो बच्चों बाकी आपको क्लियर है, डेफिनेशन आपके सामने लिखी है, फंक्शन इज अ स्पेशल काइंड ऑफ रिलेशन where every element of first has one and only one output in second set। समझ गए? तो 1 डालने पे a आएगा, 1 डालने 2 डालने पे b आएगा, 3 डालने पे c आएगा। तो दिस इज अ वेरी कॉमन थिंग। मतलब मैंने आपको ये पिछले टर्न में भी क्लियर की थी, अगर आपको नहीं क्लियर है तो मैं आपको स्पेसिफिकली दोबारा क्लियर कर देता हूँ। मेरे को लग रहा है कुछ नए बच्चों ने ज्वाइन किया हुआ है। 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8, ये ऐसी कोई जनरल एग्जांपल है, ये है डोमेन और ये है कोडोमेन। अगर 1 डालने पे 5 आ रहा, 2 डालने पे 8 आ रहा, 3 डालने पे 6 आ रहा, 4 डालने पे 7 आ रहा, तो दिस इज कॉल्ड फंक्शन। क्या कहेंगे हम इसको? फंक्शन कहते हैं, हम इसको फंक्शन कहते हैं। तो फंक्शन की और भी जो कंडीशंस होंगी वो धीरे धीरे आपको क्लियर होती चली जाएंगी। पहले आप डेफिनेशंस तो देख ही लीजिए कि डेफिनेशन होती क्या है, डोमेन किसको कहते हैं, कोडोमेन किसे कहते हैं, बाकी मैपिंग डायग्राम से भी आपको और भी क्लियर किया जाएगा। नेक्स्ट, फंक्शंस की मैपिंग। आपके पास फंक्शंस को आइडेंटिफाई करने के लिए 3 डायग्राम भी बना करके दिए गए हैं, आप इन 3 डायग्राम को आराम से देख लीजिए, कोई प्रॉब्लम है तो बताइए। पहला जो डायग्राम है उसमें 1 डालने पे y आ रहा, 2 डालने पे भी y आ रहा और 3 डालने पे z आ रहा। तुम कहोगे सर ये तो फंक्शन नहीं हुआ पहले वाला। नो, पहला वाला फंक्शन है,
क्यों? अगर हम fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर लिखते हैं, अगर हम x की जगह 1 डालेंगे तो भी 1 आएगा, और x की जगह -1 डालेंगे तो भी 1 आएगा। तो 1 डालने पे भी 1 आ रहा, -1 डालने पे भी 1 आ रहा, तो ये फंक्शन तो है ही ना। तो वैसा ही मैंने कोई पहला एग्जांपल बना रखा है कि 1 डालने पे y आ रहा, 2 डालने पे भी y आ रहा, वैसे तो मैंने बताया। तो पहला जो एग्जांपल है बच्चों वो फंक्शन का ही है। हाँ, लेकिन अगर 1 डालने पर y आता और 2 डालने पे भी y आ जाता तो वो फंक्शन नहीं होता। जैसे कि सेकंड एग्जांपल है, आप देखो आपके सामने दिख रहा है, सेकंड एग्जांपल फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 डालने पे y आ रहा है, 2 डालने पे भी y आ रहा है ना। तो 1, y और 2, y कहोगे सर ये तो एक रिलेशन है, ये एक रिलेशन है, लेकिन सर फंक्शन नहीं है। क्योंकि अगर फंक्शन होता सर तो 3 डालने पे भी कुछ ना कुछ आता। अगर ये फंक्शन होता तो 3 की भी कोई एक इमेज होती, क्योंकि आपकी डेफिनेशन कहती है कि डोमेन में हर एलिमेंट की एक इमेज तो है ही है। देख लो, आपकी डेफिनेशन यही कहती है। तो यानी कि 3 की इमेज तो कुछ ना कुछ होनी चाहिए थी, तो 3 की इमेज तो कुछ है ही नहीं, तो इसका मतलब ये फंक्शन तो नहीं है लेकिन रिलेशन है। अब रिलेशन में जरूरी थोड़ी नहीं है कि 3 की इमेज होनी चाहिए, 3 की इमेज नहीं है, क्योंकि रिलेशन तो एक सबसेट होता है, रिलेशन तो एक सबसेट होता है। तो 1, y 2, y है वो कोई सबसेट होगा। लेकिन हाँ, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट लिखोगे तो 1, y 2, y 3, y ये कार्टेशियन प्रोडक्ट है, और उसका एक सबसेट कहोगे तो 1, y 2, y ये सबसेट है, तो ये रिलेशन तो है ही ना, लेकिन फंक्शन नहीं है। फंक्शन होता तो 1 डालने पे कुछ, समझ गए होंगे, इतनी देर से चल रहा है, समझ गए होंगे। ओके, थर्ड पार्ट है, कहोगे सर थर्ड पार्ट भी फंक्शन नहीं है, क्योंकि 1 की इमेज x है और 2 डालने पर ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि y भी आ जाए, z भी आ जाए, ये फंक्शन नहीं। तो बच्चों दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम्स, जिन बच्चों को अभी तक फंक्शन नहीं क्लियर है तो उस डायग्राम से समझ सकते हैं। ओके बच्चों, उसके बाद डोमेन, कोडोमेन, रेंज ऑफ फंक्शन, ये मैंने आपको क्लियर कर रखा है। मेरे ख्याल से मैंने आपको 1 ऑन टू फंक्शंस भी बता रखा है। मैंने आपको बताया था जब आप अपने फंक्शन की क्या निकालेंगे, जब अपने फंक्शन की रेंज निकालते हैं और रेंज उस फंक्शन की कोडोमेन के बराबर यानी b के बराबर आ जाती है, तो फंक्शन क्या होता है, ऑन टू होता है, अदरवाइज इनटू होता है। ये मैंने आपको पिछले टर्म पे बताया था, मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ। और बच्चों रेंज आपको किसी भी फंक्शन की निकालने आती है ऑटोमेटिक, सारे बच्चों को रेंज का मतलब क्लियर है। रेंज कैसे निकालते हैं किसी भी फंक्शन की, पहले y को फंक्शन y इज इक्वल टू fx लिख देते हैं, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते हैं, तो उससे फंक्शन की रेंज निकल आती है। तो सभी बच्चों को रेंज तो आती है निकालने, और जब आप फंक्शन की रेंज निकालोगे, यदि वो फंक्शन की कोडोमेन यानी b के बराबर आ जाती है तो फंक्शन ऑन टू होता है, अदरवाइज इन टू होता है। क्या सभी बच्चों को ये क्लियर है? यस सर। ओके, तो बच्चों ये तो ऐसे ही एक बना रखा है मैंने डायग्राम। तो किसी भी फंक्शन का ग्राफ कैसे बनता है, और कोई भी फंक्शन आप ग्राफ से चेक कैसे करते हो कि वो फंक्शन है कि नहीं है, उसके लिए वर्टिकल लाइन टेस्ट होता है। वर्टिकल लाइन टेस्ट मैंने आपके सामने करके दिखाया है। किसी भी ग्राफ पे, जैसे आपके सामने ये ग्राफ बना है, जरा ध्यान से देखिएगा, बस 1 मिनट की बात है। अगर हम इसमें वर्टिकल लाइन इस तरह से ड्रॉ करते हैं, वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर अगर किसी ग्राफ पे सिर्फ एक ही बार सिंगल कट होता है, एक सिंगल कट आपको दिखाई दे रहा ना, ये एक जैसे यहां पर है, इधर ध्यान दो, एक यहाँ पर, एक यहाँ पर, क्या 2 से ज्यादा बार वर्टिकल लाइन कट कर रही है ग्राफ को? नहीं कर रही है। अगर हम कहीं भी एक बार वर्टिकल लाइन ड्रॉ करते हैं तो वर्टिकल लाइन ड्रॉ करने पर वो ग्राफ को सिर्फ एक ही जगह कट करे, अगर ऐसा है तो वो फंक्शन है। मतलब कभी कभी आप लोग के पास ऐसे ग्राफ आ जाएंगे, आप ग्राफ देख के ही कंफ्यूज हो जाओगे कि ये फंक्शन का ग्राफ है कि नहीं है। तो उसके लिए हम लोग वर्टिकल लाइन टेस्ट करते हैं। वर्टिकल लाइन टेस्ट कुछ नहीं होती है, जैसे वर्टिकल लाइन टेस्ट यहाँ पे पहले वाले ग्राफ में करोगे, देखो पहले वाले ग्राफ में कर रहे हैं, देखो ये देखो एक ही जगह कट कर रहा है, ये देखो एक ही जगह कट कर रहा है, ये देखो एक ही जगह कट कर रहा है, तो ये क्या है, ये फंक्शन है। लेकिन अगर दूसरे ग्राफ में करोगे तो यहाँ पर देखो ये 2 जगह कट कर रही है वर्टिकल लाइन, तो दूसरा वाला फंक्शन नहीं है। और ये आपको बात महसूस भी होनी चाहिए। महसूस होती है? क्योंकि सर बिल्कुल महसूस होती है। जैसे अगर ये मान लीजिए सर, हाँ ये कोई पॉइंट है, मान लीजिए 5, तो सर 5 डालने पे 2 वैल्यूज थोड़ा ले सकता फंक्शन की, ऊपर भी +4 भी हो, नीचे -4 भी हो, ऐसी वैल्यूज थोड़ा ले सकता है एक ही बार में। तो ये फंक्शन सर ऑटोमेटिक नहीं है। तो सर इसको हम लोग ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में वर्टिकल लाइन टेस्ट से भी पहचान जाते हैं
या कई लोग बाय ऑब्जर्वेशन भी देख लेते हैं पॉइंट्स से डाल करके। अगर वर्टिकल लाइन टेस्ट पता है तो आप एक ही बार में समझ जाओगे। क्यों भाई, समझ में आया वर्टिकल लाइन टेस्ट सबको? यस सर। ओके, वर्टिकल लाइन टेस्ट सभी को क्लियर हो गया। क्यों? तो दिस इज कॉल्ड वर्टिकल लाइन टेस्ट। वर्टिकल लाइन टेस्ट जब आप वर्टिकल लाइन ड्रॉ करोगे तो एक से ज्यादा जगह पर अगर कट करती है तो वो फंक्शन नहीं कहलाएगा। जबकि सारे बच्चे धोखे में होते हैं, वो कहते हैं सर y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये तो एक पैराबोला हुआ, एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay। सर क्लास 11th में पढ़ाया गया था, तो सर फंक्शन है ना ये तो। सर y स्क्वायर इक्वल टू 4x, ये भी तो पढ़ाया गया था, ये भी फंक्शन है। लेकिन दो धोखा खा गए तुम। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay तो है फंक्शन, लेकिन y स्क्वायर इक्वल टू 4ay फंक्शन नहीं है। y स्क्वायर इक्वल टू 4ax फंक्शन नहीं है, क्योंकि ये जो ग्राफ है ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एक पैराबोला का ग्राफ है, ये फंक्शन नहीं है। आपको ध्यान, मतलब फंक्शन नहीं है लेकिन रिलेशन तो है ही, लेकिन आपको जान के ताज्जुब होगा कि सारे ग्राफ फंक्शन नहीं होते। इसलिए मैंने कहा था रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस होता है ना बच्चों, समझ गए? हाँ ओके, आगे कंटिन्यू करते हैं। फंक्शन एज अ मशीन। अब तुम कहोगे सर ये क्या मशीन है? देखिए नॉर्मल सी मशीन है। मान लो अगर हम अपने मशीन में आम डालते हैं तो आम का जूस निकलेगा, है ना। मशीन में आम डालते हैं तो आम का जूस निकलेगा। ऑरेंज डालते हैं तो ऑरेंज का जूस निकलेगा। वाटरमेलन डालते हैं तो वाटरमेलन का जूस निकलेगा। निकलेगा ना, मतलब जो डालोगे जूस तो निकलेगा। लेकिन अगर फंक्शन में मान लो तुमने बॉल डाल दी, डायमंड डाल दी, कंक्रीट डाल दी, अगर तुमने जो जूसर मशीन है उस जूसर मशीन में फल डालने की बजाय तुमने क्या कहा कि चलो पत्थर का रस निकालते, घड़ी का रस निकालते, अपनी फुटबॉल डाल देते, फुटबॉल का रस निकालते, तो क्या आपकी मशीन काम करेगी? नहीं काम करेगी। मशीन आपकी कट 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 जोर से आवाज करेगी और टूट जाएगी पत्थर डालते ही। ठीक है, तो अब आप इस बात को महसूस करो कि मशीन काम कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मशीन में कुछ भी डाल दोगे काम करेगी। मशीन का जो प्रॉपर्टी है, यानी जिसके लिए वो सेटिस्फाइड है। भाई जूसर किसके लिए सेटिस्फाइड होता है, या मिक्सर किसके लिए होता है? या तो हरी चटनी निकालने के लिए, है ना, या तो जूस निकालने के लिए, या तो प्याज को काटने के लिए। ये सब मशीन यूज की जा सकती है। लेकिन अगर आप सोचोगे हम उसमें ईंटे पत्थर कंकड़ ये सब डालें या कुछ भी डालते रहे सबका जूस निकलता रहेगा, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो मैंने एक आपको जस्ट जूसर का एग्जांपल दिया। तो जूसर का काम है कि जूस ही निकालेगा। और जूस किसका निकालेगा? फलों का निकालेगा। ईंटे पत्थरों का तो निकालेगा नहीं, डायमंड का तो जूस निकालेगा, गोल्ड का तो निकालेगा नहीं, आयरन का तो जूस निकालेगा नहीं, है ना। तो ये बात बच्चों आपको समझ में आनी चाहिए कि हर फंक्शन की अपनी एक डिफाइनिंग डोमेन होती है। तो डोमेन क्या है? फल। और रेंज क्या है? उस फल से निकला हुआ जूस। ये बात सभी बच्चों को समझ में आती है? यस फंक्शन क्या है? Yes, sir. फंक्शन एक तरह का मशीन होती है। फंक्शन एक तरह की मशीन होती है। जैसे हम मशीन हम बनाएंगे तुम्हारे सामने, जैसे हमने लिख दिया y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। चलो आगे बना के दिखाते हैं, आइए। चलो बच्चों एक एक करके और समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं कुछ फंक्शन। सबसे पहला फंक्शन है उसका नाम होता है रेशनल फंक्शन। इसका एग्जांपल है y इज इक्वल टू 1/x। इसको हम लोग रेशनल फंक्शन कहते हैं। कहोगे सर ये तो ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही कॉमन सा फंक्शन है y इज इक्वल टू 1/x। तो सर इसका डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो ये फंक्शन अनडिफाइंड होता है। तो फंक्शन ये किसके लिए डिफाइंड है? कहोगे सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0। 0 डाल दिया तो ये मशीन खराब हो जाएगी, मशीन कट 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 करके टूट जाएगी। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। तो यहां पे बच्चों जूसर की जगह क्या दिया हुआ है? y इज इक्वल टू 1/x दिया है। अब जूसर में यानी कि y इज इक्वल टू 1/x में अगर आप x1 डालोगे तो 1 मिलेगा, 2 डालोगे तो 1/2 का जूस मिलेगा, 3 डालोगे तो 1/3 का जूस मिलेगा। लेकिन अगर तुमने जूसर में 0 डाल दिया तो जूसर टूट जाएगा, फिर तुम्हारे काम का ही नहीं रहा। तो बच्चों इसको मैथमेटिक्स में ही कन्वर्ट करने की हम लोग कोशिश करते हैं कि फंक्शन एक मशीन होती है। तो मशीन की हमें हर बार एक डोमेन निकालनी होती है। तो डोमेन क्या होती है?
डोमेन होती है सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट जीरो। किसकी? रेशनल फंक्शन। अरे रेशनल फंक्शन कह क्यों रहे हैं? रेशनल फंक्शन इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ये पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं। क्या रेशनल फंक्शन नहीं जानते हो क्या? पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाते हैं, तभी तो रेशनल वर्ड लगा। आपको पढ़ाया भी जाता था क्लास 9-10 में कि पी बाई क्यू फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं, जहां पे क्यू कभी जीरो नहीं होता, उसको हम लोग क्या कहते हैं? रैशनल नंबर्स कहते हैं। सभी बच्चे जानते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट। ओके बच्चों, तो स्क्वायर रूट फंक्शन। स्क्वायर रूट फंक्शन आपके पास बहुत कॉमन आ चुका है। मैंने तो आपको देखा है कि आपने कितने डेंजर क्वेश्चन किए, तो स्क्वायर रूट फंक्शन तो आपके लिए काफी आसान काम है। तो अगर हमने लिख दिया fx इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ x, तो मैंने मशीन बदल दी। अब आपके सामने एक नई मशीन है। अब तुम कहोगे सर इसका रिजल्ट हमेशा पॉजिटिव होगा, क्योंकि स्क्वायर रूट का रिजल्ट ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जब ऑलवेज पॉजिटिव होगा तो इसकी डोमेन क्या होगा? 0 से इंफिनिटी। यानी अगर 0 से इंफिनिटी तक के फल डालोगे इसमें, तो फल तुम्हारा सारे फलों का रस निकलता चला जाएगा। लेकिन अगर तुमने 0 से छोटे नंबर डालने जो लगा दिए इसमें, तो ये मशीन टूट जाएगी, काम नहीं करेगी, अनडिफाइंड हो जाएगी। तो वेरी इजी, रैशनल फंक्शन, स्क्वायर रूट फंक्शन, ऐसे करके नाम बनाए जाते हैं। तो दिस इज अ वेरी कॉमन फंक्शन स्क्वायर रूट। स्क्वायर रूट कभी भी होगा तो आपको उसकी डोमेन ग्रेटर और इक्वल टू 0 या 0 टू इंफिनिटी करनी होती है। तो बच्चों अभी आपके सामने एक क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का जवाब ज्यादातर बच्चे गलत देते हैं, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को बनाया है स्पेशली। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? आपके सामने एक क्वेश्चन लगा हुआ है, इसकी आप डोमेन बता सकते हैं क्या? अरे बहुत इजी क्वेश्चन है। कहोगे सर ये कोई क्वेश्चन है? ये तो हम तुरंत कर देंगे। देखिए सर, ये fx इज इक्वल टू दिया है 2x अपॉन x स्क्वायर माइनस 4। तो सर अभी तो आपने बताया था कि ये रैशनल फंक्शन होता है। तो रैशनल फंक्शन सर डिनोमिनेटर अगर 0 हो गया तो उसकी मशीन टूट जाएगी। तो डिनोमिनेटर 0 नहीं होना चाहिए, बाकी सब कुछ भी हो। तो डिनोमिनेटर 0 कब हो सकता है? जब x -2 और 2 हो। तो बच्चों इसकी डोमेन क्या होगी? सर डोमेन होगी ऑल रियल नंबर्स एक्सेप्ट आप -2 और 2 को अलग कर लीजिए। ठीक है। लेकिन कई बच्चे देखो एग्जाम में कैसे लिखते हैं, जब स्कूल में क्वेश्चन आता है तो उसको ऐसे लिखते हैं, सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट -2 और 2, ऐसे लिखते हैं सब। तो बच्चों अगर ऐसे लिखोगे तो ये एक इंटरवल है। दिस इज कॉल्ड इंटरवल। इंटरवल में -2 से 2 के सारे नंबर्स आ जाएंगे। आपको इंटरवल नहीं लिखना है, आपको सेट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, क्योंकि सेट रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ एलिमेंट्स को। आपको सिर्फ -2 और 2 हटा, तो आप सेट्स का रिप्रेजेंटेशन करेंगे, न कि आप इंटरवल का रिप्रेजेंटेशन करेंगे। ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो कई बच्चे इसमें धोखाधड़ी में अजीबोगरीब टाइप के आंसर लिखते हैं, तो ये बात ध्यान रखिएगा, आप इंटरवल्स में एक्सप्रेस नहीं करेंगे। जो -2 और 2 को हटाना है उसको सेट्स में एक्सप्रेस करेंगे। ठीक है बच्चों, समझ में आ गया? यस सर। ओके बच्चों, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन बच्चों सभी बच्चों का गलत होता है, ये भी बहुत ही कॉमन है, लेकिन गलत सबका होता है। देखो कैसे क्वेश्चन है बच्चों आपका। लेट्स वेट। क्वेश्चन है बच्चों आपका fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 1 इंटू एक्स। अब एक मान्यवर मोहे आए, उन्होंने कहा कि सर इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो हमने कहा करो सिंप्लीफाई। कहोगे सर सिंप्लीफाई करने पर ये बन गया x + 1 अपॉन x। ठीक है। तो सर इसकी डोमेन हम आपको बता देते हैं। सर इसकी डोमेन हुई सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0, और सर आंसर हो गया बी पार्ट। इतनी तेजी से आप मान्यवर करके आए कि उसका क्वेश्चन ही गलत हो गया। हमने कहा बेटा हमने आपको मशीन कौन सी दी है? हमने आपको मशीन कौन सी दी है? कहोगे सर आपने हमको ये मशीन दी है, ये मशीन, और आपने मशीन को असेंबल कर दिया। असेंबल करके आपने मशीन का कौन सा रूप दे दिया? ये रूप दे दिया। आपने हमारी मशीन को ही बदल दिया। मशीन थोड़ा ना कभी बदली जाती, मशीन आपकी वही रहेगी। यानी जब आप मशीन को नहीं बदलोगे तो उसी मशीन की तो डोमेन लोगे, तो उसकी डोमेन क्या होगी? कहोगे सर सारे रियल नंबर्स एक्सेप्ट 0 और 1।
ये बात कितने लोगों को समझ में आई? यस सर। ओके बच्चों, तो Yes, बच्चों sir. आपको ध्यान देना होगा कि आप मशीन को असेंबल नहीं करेंगे। पता पड़ा इमरजेंसी आई, आपने जूसर को तोड़ मरोड़ करके किसी और मशीन में कन्वर्ट कर दिया, तो मशीन की तो आपने डेफिनेशन ही बदल दी ना। तो आपको जो भी डोमेन देखनी होगी अपने ओरिजिनल फंक्शन से देखनी होती है, उसको सिंप्लीफाई नहीं करना होता है। ये सभी के लिए, इसलिए इसका आंसर बी पार्ट नहीं है, इसका आंसर सी पार्ट है। आई थिंक मैं एक्सप्लेन तो बहुत ज्यादा कर रहा हूं, आपके दिमाग में घुस तो गया होगा व्हाट इज डोमेन। ओके, तो मेरे ख्याल से काफी लोगों को समझ में तो आया होगा व्हाट इज डोमेन क्या होता है। Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, लवान्या भी इस क्लास में आई है। ओके, अच्छा मैं भूल गया पहले ही थी। तो बच्चों रेंज की डेफिनेशन लिख लेते हैं, जहां तक कर पाए कर लेते हैं। द सेट ऑफ वैल्यूज ऑफ y obtained by using the possible values of x is input। रेंज तो सभी जानते हैं ना, रेंज क्या होती है। तो आपको बच्चों फंक्शन की रेंज निकालनी होती है। अगर वो फंक्शन की कोडोमेन आप समझते हैं ना, कोडोमेन मतलब a to b, ये बच्चों कोडोमेन होते हैं। और अगर आप फंक्शन की रेंज निकालते हो वो उसकी कोडोमेन के बराबर आ जाती है, तो फंक्शन आपका क्या होता है? ऑनटू होता है। मैंने इसके पिछले टर्म पे आपको क्वेश्चंस भी कराए थे, किसी को चाहिए हो तो ले लेना, मैं दोबारा भेज दूंगा। अरे मैंने कहीं से नहीं कराए थे, एनसीईआरटी से ही कराए थे। चलिए, उसके बाद बच्चों रेंज निकालने के लिए मैंने एक एल्गोरिथम बनाई है। हालांकि मैं ये बताऊंगा नहीं आपको, क्योंकि आपको पता ही है कि रेंज निकाली कैसी जाती है। पहले y = fx लिखते हैं, ये ऐसे बना सकते हो, राइट x इन टर्म्स ऑफ y, यानी x = gy, x को इन टर्म्स ऑफ y रिप्रेजेंट कर दो। नाउ फाइंड द डोमेन ऑफ g। अब जो y का फंक्शन है उसकी डोमेन निकाल लो। जो डोमेन ऑफ g होगी वो सेम एज रेंज होगी। मतलब जो एकदम बिगिनर्स हो उनको अगर कुछ ना पता हो तो वो ऐसे समझ सकते हैं, y = fx, फिर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y, तो जो फंक्शन बनेगा y का उसकी आप डोमेन निकाल लीजिए, और उसकी जो डोमेन होगी वही काम करेगी रेंज का। ठीक है, क्योंकि अगर आपको रेंज निकालने नहीं आती है तो आप फिर ऑन टू फंक्शन नहीं कर पाओगे, ऑन टू फंक्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिया हुआ है, जो सारे बच्चों का गलत होता है। आज देखो आप उसको सही कर पा रहे हो कि नहीं कर पा रहे हो। ये क्वेश्चन ज्यादातर बच्चों का गलत होता है। क्वेश्चन है फाइंड द रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। फंक्शन है आपका y = (2 - x/x)। y आपका क्या है बच्चों, ध्यान से देखिए, आपका फंक्शन दिया है y = (2 - x/x)। ये फंक्शन दिया है आपका, ये देखो ये लिखा भी है। आपको क्या निकालनी है, इसकी रेंज निकालनी है। यानी आप क्या करोगे, कहोगे सर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकाल लेते। तो बच्चों दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर लो, आप किसी भी तरीके से x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालो। जब x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y निकालोगे तो आएगी, ध्यान दो, वो आएगी 2/1 + y², ये आएगी। तो बच्चों अगर आप ध्यान से देखोगे तो आप अपना आंसर गलत बता बैठोगे। आप इसको देख के कहोगे सर x की वैल्यू इन टर्म्स ऑफ y आ गई है, लेकिन सर इसमें y तो कुछ भी डालो, सर इसमें y तो कुछ भी डालो, y -1 डालेंगे तो भी x की वैल्यू आ जाएगी। ध्यान दो, अगर y हम 2 डालें, -1 डालें, 0 डालें, कुछ भी डालें, ये सारे y के लिए डिफाइंड होगा। तो ज्यादातर बच्चे इसको देख के कहते हैं कि y बिलोंग टू r। ज्यादातर बच्चे इसको देख के कहते हैं कि y बिलोंग टू r, ये सारे y के लिए डिफाइंड है, और आंसर में टिक लगा देते हैं ए पार्ट, जो कि गलत हो जाता है। कौन से ये कैसे गलत हो गया, एल्गोरिथम तो सही लगाई थी। अरे एल्गोरिथम सही लगा नहीं क्या होता है, आप अपना खुद जस्टिफाइड करो, क्या y सारे रियल नंबर्स लेगा। कहोगे सर नहीं, y सारे रियल नंबर्स नहीं ले सकता। बताएं क्यों सर, क्योंकि सर आपने जो y डिफाइन किया है वो ये है। देखो मैंने एक ब्रैकेट अभी बंद क्लोज ब्रैकेट बनाया, अगर आप ध्यान दो, ये देखो ये है सर आपका y, ये देखो स्क्रीन पे, मैं दूसरे कलर से दिखाऊं, ये वाला ये है y आपका। ध्यान से देखो, आपको देख करके लग रहा है इसको कि y सारे रियल नंबर्स लेगा, बताओ।
लग रहा है? कहोगे नहीं सर, इसको देख के तो नहीं लग रहा है, क्योंकि y का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होना चाहिए, क्योंकि y तो स्क्वायर रूट में है। तो y क्या है? y जो भी होगा स्क्वायर रूट से निकला हुआ कोई रिजल्ट होगा, और स्क्वायर रूट से निकला हुआ रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, 0 या 0 से बड़ा। तो सर इसका क्या मतलब हुआ कि सारे रियल नंबर्स इसकी रेंज नहीं हो सकते, इसकी रेंज क्या होगी? 0 से इंफिनिटी। इसका आंसर सी पार्ट है। तो बच्चों एल्गोरिथम बनाई गई है, लेकिन कभी कभी एल्गोरिथम को हमें क्रॉस चेक भी करना पड़ता है, ये चीज है। तो मेरे ख्याल से सभी बच्चों को समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपकी एल्गोरिथम भी कभी कभी फेल कर सकती है, क्योंकि अगर आप x को इन टर्म्स ऑफ y एक्सप्रेस करते हो तो y उससे समझ में आ रहा है कि सारे रियल नंबर्स के लिए डिफाइंड है, लेकिन y है क्या एक्चुअली में? y तो आपका स्क्वायर रूट में, इसका मतलब y का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा, वो होगा 0 से इंफिनिटी। और कई बच्चे यहाँ पे ऑब्जर्वेशन से भी कर सकते हैं, तो भी 0 से इंफिनिटी आएगा, क्योंकि y का रिजल्ट तो ऑलवेज पॉजिटिव होगा। तो बच्चों ये आपको समझ में आया? यस सर। यस सर। ओके, तो ठीक है बच्चों।